लास्ट क्लास में किसी एरर की वजह से वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो सकी। इस क्लास में हम उस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। आप वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। IGST एक्ट है ये। डन फ्रेंड्स। आई थिंक आपको ये क्लियर है कि हम सेक्शन नंबर 7 किसका पढ़ रहे हैं फिलहाल, IGST एक्ट का। IGST एक्ट का सेक्शन नंबर 7 क्या कहता है हमारा, इंटर स्टेट पता है यार आपको, इंटर स्टेट बार बार क्या पढ़ना, इंटर स्टेट पता है ना आपको, मीन्स अदर टेरिटरी या अदर स्टेट या अदर कंट्री, मतलब सेम स्टेट में ना होकर कहीं भी बाहर। अब हम इसी को थोड़ा सेक्शन में और डिफाइन किया हुआ है। हमें एक्ट तो पढ़ना है, एक्ट में सेक्शन है, सेक्शन पढ़ना है, सेक्शन के साथ रूल होते हैं, रूल पढ़ने हैं, कुछ नोटिफिकेशन क्लैरिफिकेशन सर्कुलर्स होते हैं वो पढ़ने हैं, बस। ओके, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 7 IGST का सेक्शन नंबर 7 होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। IGST का सेक्शन नंबर 7 होता है प्लेस ऑफ सप्लाई। आप यहां लिखिए प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है फ्रेंड्स, सेक्शन नंबर 7 कनेक्ट करके चलिए, जितना आप कनेक्ट करके चलेंगे हमें आगे आसानी हो जाएगी उतना ही पढ़ने में। सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स, वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर, लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द सप्लाई प्लेस, प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन 2 डिफरेंट स्टेट पढ़ चुके ऑलरेडी, 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी पढ़ चुके, और अ स्टेट एंड अ यूनियन टेरिटरी पढ़ चुके, ऊपर पढ़ चुके थे हम लोग ऑलरेडी। शेल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। अब इसको इंटर स्टेट बोलेंगे, और इंटर स्टेट आएगा तो फ्रेंड्स क्या लगता है, टैक्स के नाम पर IGST लगता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेक्शन, सब सेक्शन नंबर 2, सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया। फ्रेंड्स इंपोर्टेड मतलब बाहर से आ रहा है, इनटू इंडियन टेरिटरी टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर टू इंडिया, यानी कि जब तक हम उसको कस्टम से क्लियर नहीं करवा लेते हैं। शेल बी ट्रेडेड टू बी अ सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, जब तक हम उसको क्लियर नहीं करवा देते वो हमारे इंटर स्टेट हो जाएगा। यानी कि अगर आप कस्टम में सामान लेने जाएंगे तो डिपार्टमेंट कौन सा टैक्स लगाएगी, IGST। कौन सा टैक्स लगाएगी, IGST। ओके, 2 सबसेक्शन कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। थर्ड सबसेक्शन, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 12। ओके, अब 12 भी है, मुझे 12 भी बताना पड़ेगा। दिस इज फॉर सर्विसेज फ्रेंड्स, ऊपर वाला गुड्स के लिए था। प्लेस ऑफ सप्लाई रिगार्डिंग सर्विसेज, और ये था हमारा गुड्स। लिख लीजिएंगे फ्रेंड्स, लिख लीजिएंगे गुड्स। डन है फ्रेंड्स, सेम कॉपी पेस्ट ऊपर से आया हुआ है, पढ़िए आप। सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऊपर लिखा हुआ, सप्लाई ऑफ गुड्स मैंने नोट डाउन नहीं करवाया, सप्लाई ऑफ गुड्स था, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। Where the location of the supplier and the place of supply are in 2 different state, union territory, state or union territory. Okay friends. सबसेक्शन नंबर 4, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, अब ये गुड्स का था, सप्लाई ऑफ सर्विसेज इंपोर्टेड इनटू इंडिया, इंडियन टेरिटरी, शेल बी ट्रीटेड सप्लाई ऑफ सर्विस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट। ओके, यहाँ पर कस्टम क्यों नहीं है फ्रेंड्स, प्लीज आंसर दीजिए, यहाँ पर कस्टम क्यों नहीं है, ऊपर कस्टम था गुड्स में, गुड्स के केस में यहाँ पर कस्टम था वर्ड, यहाँ पर कस्टम क्यों नहीं है फ्रेंड्स। सर्विसेज कस्टम के थ्रू नहीं आती है, सर्विसेज कस्टम के थ्रू नहीं आती है फ्रेंड्स, माल कस्टम के थ्रू आता है। आपको कस्टम का एरिया बताया गया था, जब तक वो कस्टम से क्लियर नहीं रहती वो हमारी IGST होती है। सबसेक्शन नंबर 5, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ व्हेन द सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। बंदा इंडिया में है, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड है, मतलब एक्सपोर्ट का केस है फ्रेंड्स। विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज दिस, एक्सपोर्ट। प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, एक्सपोर्ट लिखिए फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट। और टू और बाय SEZ डेवलपर और SEZ यूनिट, इसको भी हम एक्सपोर्ट के तरह ट्रीट करते हैं। और इन द टैक्सेबल टेरिटरी नॉट बीइंग एन इंटर स्टेट सप्लाई and not covered elsewhere in this station shall be treated as a supply of goods and services or both in the course of interstate trade or commerce। फ्रेंड्स हम इसको एनालिसिस के थ्रू पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी है मेरे ख्याल से। सेक्शन नंबर 7 ऑफ IGST एक्ट, इट्स सो सिंपल आई थिंक। सबसेक्शन नंबर 1 रिलेटेड टू गुड्स, गुड्स में 3 बातें, 2 स्टेट हो जाएगी, 2 डिफरेंट ड्यूटी हो जाएगी, स्टेट यूनियन टेरिटरी हो जाएगी। सेक्शन नंबर 10 ऑफ IGST एक्ट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन। ठीक है फ्रेंड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। सेकंड में है इंपोर्ट के रिगार्डिंग, कौन सा गुड्स,
थर्ड है सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन नंबर 12 के अकॉर्डिंग, वही सेम बातें। और फोर्थ क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और फिफ्थ में एक्सपोर्ट की बातें बोली गई है। आई थिंक फ्रेंड्स ईजी है, बहुत ईजी है, आप इसको समझिए, समझ समझ के पढ़ेंगे तो ईजी है। पहले दो सेक्शन रिलेटेड टू गुड्स, गुड्स विद इन इंडिया, गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया। थर्ड है सर्विसेज विद इन इंडिया। फोर्थ है सर्विसेज इंपोर्टेड इनटू इंडिया। फिफ्थ एक्सपोर्ट के बारे में बातें कर रहा है। डन फ्रेंड्स, इजी। एनालिसिस, एनालिसिस इजी, इसी को चार्ट बनाया गया, इन लोगों ने 5 बातों को चार्ट बना दिया है। सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स। ओके, सप्लाई विद इन, अच्छा सेक्शन नंबर 1 और 2 बताया गया गुड्स के बारे में, आपको बताया अभी भी। सप्लाई ऑफ गुड्स में 1 और 2 आया है, 1 रिलेटेड टू इंडिया और 2 रिलेटेड टू इम्पोर्ट। ओके, it primarily covers two kind of supply of goods within India and supply of goods imported into India. The two categories of the supply are discussed here under. Supplies within India, supplies within India. Supply of goods shall be considered supply of goods in course of interstate trade and commerce in the following cases. Friends, आपको पता है यार, 2 different state, 2 union territory state और union territory. Done friends, done. चार्ट में देखिए आप, पंजाब से हरियाणा इंटरस्टेट है, पंजाब से दमनदीव इंटरस्टेट है, दमनदीव से चंडीगढ़ इंटरस्टेट। फ्रेंड्स, सो इजी। मुझे नहीं लगता अभी इतना डेप्थ, आई थिंक ये क्लियर है आपको। ओके, क्लियर है ना। डन फ्रेंड्स, कमेंट में बताया करो यार, बताओगे तभी तो पता चलेगा। सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडियन टेरिटरी टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर, टिल दे क्रॉस, अगर तो वो कस्टम फ्रंटियर क्रॉस कर देंगे तो वो कोस्टल गुड्स कहलाएंगे, मतलब वो विद इन इंडिया कहलाएंगे। फ्रेंड्स, अभी ये क्या कहला रहा है, अभी ये क्या कहला रहा है, अभी ये कवर हो रहा है सेक्शन नंबर 7 के सब सेक्शन नंबर 2 में। अगर ये फ्रंटियर क्रॉस कर देगा तो वो सेक्शन नंबर 7 के सब सेक्शन नंबर 1 में कवर हो जाएगा। फ्रेंड्स, फर्क आपको पता चला कुछ। अगर ये कस्टम बैरियर को क्रॉस कर देगा, यानी कि इस माल को रिलीज करवा लिया जाएगा कस्टम से, तो वो इंडिया का पार्ट हो गया। इंडिया का पार्ट होता है 2 डिफरेंट स्टेट में भी, मे बी इट्स कॉल्ड इन 2 डिफरेंट स्टेट, या फिर सेम स्टेट भी हो सकता है। सेम स्टेट के लिए हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम क्या कोशिश करें कि वो दूसरे स्टेट में माल बिक जाएगा, वो कोस्टल गुड्स कहलाते हैं। जब हम कस्टम से चीज़ों को क्लियर करवा लेते हैं, वो कोस्टल गुड्स, वो इंडिया का पार्ट बन जाता है, वो कोस्टल गुड्स कहलाते हैं। फ्रेंड्स, सो जब तक वो कस्टम बैरियर को क्रॉस नहीं कर देता, हम उसको क्या लगाएंगे, IGST लगाएंगे। उसके बाद डिपेंड करता है कि वो CGST में भी आ सकता है, CGST SGST में भी आ सकता है, अगर विद इन स्टेट हुआ तो। आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स? आई थिंक आप समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? पक्का नहीं समझ रहे हैं? श्योर? कोशिश करती हूँ। ये हमारा इंडिया हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। अमेरिका से माल आया इंडिया, ये इंडिया की टेरिटरी है, बेस लाइन है। डन फ्रेंड्स, माल आया कस्टम में आ गया, ये हमारा मुंबई पोर्ट है। डन फ्रेंड्स, मुंबई पोर्ट में माल यहाँ पर आ चुका है। अब ये जो पोर्शन है हम इसको बोलेंगे IGST। जब तक वो कस्टम के सामान में है, जब तक हम कस्टम का सामान को क्लियर नहीं करवाते, हम उस पर IGST लगाएंगे। ऑलवेज IGST लगेगा, CORS नहीं लगेगा। कस्टम ड्यूटी प्लस IGST। डन फ्रेंड्स, जब हम इस माल को यहाँ से छुड़वा लेंगे, रिलीज करवा लेंगे कस्टम बैरियर से, हम उसको क्रॉस करवा लेंगे, यानी कि माल को हमने अपने कब्जे में ले लिया। अब डन फ्रेंड्स, अब हम मुंबई में हैं, माल को हमने अपने कब्जे में ले लिया है, एग्जाम्पल है सारा कुछ। अब हम मुंबई में ही उस माल को सेल आउट कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स CGST SGST लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। मुंबई से हम उसको कर्नाटका भेज रहे हैं, फ्रेंड्स IGST लगेगा, लगेगा, IGST लगेगा उस केस में। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आप क्लियर है कि कस्टम बैरियर तक ही हमारा IGST लगेगा। उसके बाद 2 सिचुएशन अलग हो सकती है। शेल बी कंसिडर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स मीन्स ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये डेफिनेशन आपको काम आएगी। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स क्या चीज़ है? इम्पोर्ट ऑफ गुड्स मीन्स ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। दस ऑल इम्पोर्ट्स शेल बी डीम्ड एज इंटर-स्टेट सप्लाईज and accordingly IGST will be levied. Okay friends, easy, so easy. 3 और 4 क्या था फ्रेंड्स? सब सर्विसेज का था। आई होप क्लियर था ये आपको, सर्विसेज का है। थर्ड किसका था? विद इन इंडिया सर्विसेज। फोर्थ किसका है? आउटसाइड इंडिया, मतलब इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। आई थिंक थर्ड क्लियर है आपको, थर्ड क्लियर है फ्रेंड्स। इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज इनटू इंडिया, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस इनटू इंडिया सेम कॉपी पेस्ट है, लेकिन यहाँ पर कस्टम बैरियर्स नहीं है। जैसे ही सर्विसेज हम इंडिया में लेंगे, सर्विसेज हम इंडिया में लेंगे, हम उस पर IGST लगाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस केस में RCM लगेगा। आप चाहे तो यहाँ नोट कर सकते हैं, इस केस में RCM लगेगा, RCM लगेगा फ्रेंड्स।
डन फ्रेंड्स, आरसीएम लगेगा। क्यों लगेगा आगे जाके हम आरसीएम में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। फ्रेंड्स, गुड्स और सर्विसेज बोथ इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स, लेकिन अलग अलग चीज़ों में, यानी कि एक्सपोर्ट का केस था इसमें हमारा। इसमें हमारा कौन सा केस था फ्रेंड्स? एक्सपोर्ट। यहाँ जा रहा है माल इंडिया से बाहर। ठीक है फ्रेंड्स, हम अगर पढ़ते हैं तो certain supplies are treated supply in the course of interstate trade or commerce and shall equally apply to supply of goods and supply of services. These have been discussed here under. कैसे पढ़ेंगे हम? Supply of goods and services both. When the supplier is located in India, supplier is located into India, and the place of supply is outside India. So friends, it is important to note here that in this case, location of recipient is not material. Location of recipient is not material to qualify a supply in the course of interstate trade or commerce. However, such supplies of goods or services need to satisfy some more conditions to qualify. Some more conditions to qualify as export of goods. मैंने आपको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में बताया था फ्रेंड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ देखिए आप, दिस इज सिंबल ऑफ टू को नीचे डिफाइन किया हुआ फ्रेंड्स, टू को नीचे डिफाइन। प्रोविजन रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विस हैव बीन डिस्कस्ड इन चैप्टर 14। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हम चैप्टर 14 पढ़ेंगे, उसमें आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये आपको क्लियर हो चुका है। आगे एक्सपोर्ट था फर्स्ट, सेकंड था हमारा एसईजेड यूनिट। ओके, एसईजेड इज द जियोग्राफिकली बाउंड जोन विद इन इंडिया। इंडिया में ही कुछ पोर्शंस को एसईजेड डिक्लेयर कर दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें जो यूनिट्स होते हैं उनको एसईजेड यूनिट कहते हैं, और जो उनको डेवलप करने में डेवलपर्स काम करते हैं उनको एसईजेड डेवलपर्स कहते हैं, यानी कि वो बनाने वाला काम हुआ और पानी वानी की फैसिलिटी वगैरह डेवलपर्स करते हैं। सो एसईजेड इज द जियोग्राफिकली बाउंड जोन विद इन इंडिया वेयर द इकोनॉमिक लॉ रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट आर मोर लिबरल। हम इनको एसईजेड में मोस्टली एसईजेड में लिबरल कर दिया जाता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉर ऑल टैक्स पर्पजेज। एसईजेड इज कंसीडर्ड टू बी प्लेस आउट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, एसईजेड इज कंसीडर्ड टू बी अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। हम इसे एक्सपोर्ट की तरह ट्रीट करेंगे। इंडिया का पार्ट है एसईजेड। इंडिया में कुछ एरियाज को गवर्नमेंट ने ऐसे डिक्लेयर कर दिया है और एसईजेड इंडिया में ही है, लेकिन हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे कि हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनको जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एनी सप्लाईज में ऐसा क्यों है फ्रेंड्स, बताएंगे कुछ? ऐसा क्यों है कि हम उसको एक्सपोर्ट क्यों ट्रीट करते? क्योंकि यहाँ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लिबरली, यहाँ पर जो भी माल बनेगा वो एक्सपोर्ट होता है, एसईजेड से जो भी माल बनता है वो एक्सपोर्ट होता है। एनी सप्लाईज मेड टू एसईजेड यूनिट डेवलपर और वाइस वर्सा आर इंटर स्टेट सप्लाईज। इट इज noteworthy that place of supply is not relevant in case of supplies from an SEZ or developer. Place of supply is not relevant in case of supplies to or from SEZ. So place of supply कब हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं है, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं। सो सेम यहाँ पर भी एक्सपोर्ट का केस ही है। सो फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स हम इसको आगे भी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 में, ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके फ्रेंड्स, आप इसको पढ़ सकते हैं इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, एसईजेड उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश का मैप है फ्रेंड्स, और ये कोई अदर देन आउटसाइड एसईजेड है पर्सन, उसने एसईजेड को दिया या फिर एसईजेड ने उसको दिया, उसने दिया या फिर उसने लिया। सो फ्रेंड्स, दोनों केस में एक्सपोर्ट ही कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक ओके। सप्लाई ऑफ गुड्स and or services in the taxable territory not being an intra-state supply and not covered elsewhere. ओके, तो दिस इज अ रेजिड्यूरी क्लॉज, कुछ ऐसा बता दिया गया। रेजिड्यूरी कैन सेल कवर ऑल सप्लाईज इन टैक्सेबल टेरिटरी विच आर नाइदर कवर्ड अंडर एनी प्रोविजन डिटरमाइनिंग इंटर स्टेट सप्लाई नॉर आर इंट्रास्टेट। कुछ ऐसे रेजिड्यूरी है कि हमें पता नहीं चल रहा कि हम कहाँ डालें, तो हम उसको इंट्रा नहीं डाल के इंटर डाल देंगे। डन फ्रेंड्स? ओके, सो सेक्शन नंबर 4 आई थिंक आपको कवर हो गया है। सेक्शन नंबर 4 में फ्रेंड्स हमें गो थ्रू कर रहे हैं, सिर्फ एक गो थ्रू। सेक्शन नंबर 4 में हमने, सॉरी सेक्शन नंबर 4 नहीं, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 7 में हमने अब तक क्या पढ़ा है? सेक्शन नंबर 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। सेक्शन नंबर 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में पहला पॉइंट गुड्स के रिगार्डिंग विद इन इंडिया, सेकंड पॉइंट्स इंपोर्ट के रिगार्डिंग, इंपोर्ट किसके? गुड्स का। थर्ड पॉइंट सर्विसेज विद इन इंडिया। फोर्थ पॉइंट सर्विसेज इंपोर्टेड। फिफ्थ पॉइंट एक्सपोर्ट के बारे में था। फिफ्थ में भी टुकड़े थे, कुछ टुकड़े थे। पहला था हमारा डायरेक्टली एक्सपोर्ट के बारे में बताया गया कि प्लेस आउटसाइड इंडिया सप्लाई हो रही है। सेकंड में एसईजेड यूनिट बताया गया है और एसईजेड डेवलपर के बारे में बताया गया। थर्ड में रेजिड्यूरी क्लॉज है फ्रेंड्स। आई थिंक मैं सही हूँ,
मुझे याद हो चुका है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे याद था। बताना मत किसी को, मुझे याद था। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, डन। ओके, मुझे याद था। सेक्शन नंबर 7 कंप्लीट है। सेक्शन नंबर 7 में हमने 2 सेक्शंस और पढ़े हैं, 10 और 12 ऑफ 5 GST एक्ट, 10 रिलेटेड टू गुड्स, 12 रिलेटेड टू सर्विसेज। आई थिंक क्लियर है आपको। सो फ्रेंड्स, सेक्शन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है, मुबारक हो। सेक्शन नंबर 8 ऑफ IGST एक्ट पढ़ेंगे हम, इंट्रा स्टेट सप्लाई विद इन स्टेट है फ्रेंड्स। सो सबसेक्शन 1 पढ़ते हैं हम। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 किसका था फ्रेंड्स? सप्लाई ऑफ गुड्स। याद हो जाना चाहिए आपको। वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लाई एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स आर इन सेम स्टेट और सेम यूटी शैल बी ट्रीटेड एज इंट्रा स्टेट। ओह माय गॉड, इंट्रा स्टेट, अच्छा इंट्रा स्टेट। ये भगवान, प्रोवाइडेड एक प्रोवाइजो आ जाता है, मीन्स ऊपर वाला लाइन तो ओके, लेकिन कुछ शर्त है। मतलब प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड मीन्स की एक्सेप्शंस आप कह सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स shall not be treated as intra-state, shall not be treated as intra-state supply। क्या क्या बताया गया है आपको पता है फ्रेंड्स, जो इंटर स्टेट में आ गया वो इंट्रा में नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, सप्लाई ऑफ गुड्स टू और बाय SEZ डेवलपर और SEZ हे भगवान, कैसे कैसे बातें करते हैं। लिखने की जरूरत है फ्रेंड्स, अब बताइए इसको लिखने की जरूरत थी? मेरे अकॉर्डिंग लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी कवर हो गया है कि ये इंटर स्टेट में आएगा। तो अगर ये इंटर स्टेट में आएगा तो ये इंटर स्टेट में नहीं आएगा। क्या बेवकूफ हो गया। सेकंड बी, ओके, गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडियन टेरिटरी टिल दे क्रॉस द कस्टम। ऊपर वाली बातें आ गई फ्रेंड्स। और सप्लाईज मेड टू अ टूरिस्ट, ओके, ये लिख तो ठीक है यार, ये IGST एक्ट का ही सेक्शन नंबर 15 है, IGST एक्ट। और इसमें टूरिस्ट की डेफिनेशन बताया गया है कि 6 मंथ टिल 6 मंथ्स वो इंडिया में होंगे तो वो टूरिस्ट कहलाएंगे। सो फ्रेंड्स, सेक्शन नंबर 15 में हम पढ़ लेंगे। Okay, supplies made to a tourist referred in section number 15. Okay. Subsection number 2, subject to the provision of section number 12. किसका था friends? Section number 12 of IGST Act for services, place of supply. Where the location of supplier, the location of the supplier and the place of supply of services are in the same state or same UT shall be treated as intra-state supply provided. I think clear है आपको। एक्सप्लेनेशन बताया गया, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट वेयर अ पर्सन हैज एन एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया एंड एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। आगे भी पढ़ते हैं, ओके, एन एस्टेब्लिशमेंट इन ए स्टेट और यूटी एंड एनी अदर आउटसाइड दैट स्टेट और यूटी, एन एस्टेब्लिशमेंट इन ए स्टेट और यूटी एंड एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट registered within that state and UT, that such establishment shall be treated as establishment distinct person। section number 25 का 4। so friends, are you clear with this कि अगर एक पर्सन है उसकी एक इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है, दूसरी इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया में, डिस्टिंक्ट है। यस, एक इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में, एक स्टेट और यूटी में, दूसरी आउटसाइड दैट स्टेट और यूटी है। आउटसाइड दैट स्टेट और यूटी आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स, मतलब किसी और स्टेट या यूटी में है तो वो डिस्टिंक्ट है। थर्ड पॉइंट, स्टेब्लिशमेंट एक स्टेट या यूटी में है और दूसरी स्टेब्लिशमेंट भी उसी स्टेट या यूटी में है, देन वो डिस्टिंक्ट पर्सन है। ओके फ्रेंड्स, इजी था। अ पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस through a branch or an agency or a representational office in any territory shall be treated as having an establishment in that territory। so friends, okay है आपको? I think clear है आपको? I think clear है friends। okay, done friends, आपको clear है। एनालिसिस, इंट्रास्टेट के बारे में अब हम एनालिसिस करेंगे। 8 का 1 क्या था? 8 का 1 क्या था फ्रेंड्स? 8 का 1 था गुड्स का, 8 का 2 था सर्विसेज का। आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ फ्रेंड्स, आप चेक करिए प्लीज़। 8 का 1 था गुड्स का, 8 का 2 था सर्विसेज का। आगे कुछ एक्सप्लेनेशन थी, यानी कि सेक्शन नंबर 7 ऑफ IGST में कितने सब सेक्शन है? 5। सेक्शन नंबर 8 में कितने सब सेक्शन है? 2। बहुत ईजी है। 7 में इंट्रास्टेट था, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की बातें भी थी, इसलिए 3 सब सेक्शन एक्स्ट्रा थे, इसमें नहीं था। ओके, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज 8 और 8 को इकट्ठे बता रहे हैं, सो दैट्स वाई 8 और 1 और 8 2 को इकट्ठे बता रहे हैं, सो दैट्स वाई गुड्स और सर्विसेज इकट्ठे वर्ड ले लिए गए हैं। वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लाई एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन द सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी शैल बी ट्रीटेड एज। और हम उसमें क्या लगाएंगे? CGST और SGST फ्रेंड्स।
Okay, interested supply. Location of the supply and the place of supply. Same state of UT. Concept discussed above has been explained by way of following example. Concept discussed above has been, कुछ example बताया गया फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे. पंजाब से पंजाब, ओके. लोकेशन ऑफ सप्लायर हम पहले पढ़ते हैं. लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, अब कहाँ माल जा रहा है, वेदर ये इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं. हम यहाँ पर लगाएंगे IGST C और S. क्या लगेगा, पंजाब से पंजाब क्या लगेगा फ्रेंड्स, CGST और SGST, यानी कि ये इंट्रास्टेट है. लंदन से दिल्ली IGST फ्रेंड्स. दिल्ली से गुजरात IGST फ्रेंड्स. पौंडुचेरी से पौंडुचेरी. एक्सक्लूज एंड प्रोवाइजो 8(1). सो फ्रेंड्स, आई डोंट थिंक कि बार बार हम इसको रीड करना चाहिए. कॉपी पेस्ट, टूरिस्ट कॉपी पेस्ट, डन फ्रेंड्स. ओके, जॉर्ज अ टूरिस्ट फ्रॉम USA. अच्छा हाँ, हम ये सेक्शन नंबर 15 पढ़ ही लेते ना हाथों हाथ. सेक्शन नंबर 15 हमारा कवर हो जाएगा फ्रेंड्स. शेल नॉट बी कंसिडर्ड एज इंट्रास्टेट सप्लाई, यानी कि सप्लाई ऑफ गुड्स मेड टू अ टूरिस्ट. हमने यहाँ से कोई माल टूरिस्ट को दिया है, बाहर वाला बंदा था, टूरिस्ट को दिया है, तो वो हम उसको इंट्रास्टेट नहीं बोलेंगे. Explanation to section number 15 defines tourist as a person not normally residing in India who enters India for a stay of not more than 6 months. मतलब 6 महीने से पहले पहले वो चला जाएगा. For legitimate non-immigrant purpose, यहाँ रहने पर्पज से नहीं आया फ्रेंड्स, तो हम उस केस में IGST लगाएंगे. और आपको पता है IGST का ये लोग रिफंड भी लेकर निकल सकते हैं फ्रेंड्स. बाहर वालों को टैक्स का बर्डन नहीं देंगे, वरना वो घूमेंगे ही नहीं. So friends, George, a tourist from USA who visit India and purchase a shawl in Delhi. In this case, even though the place of supply and location of the supplier are same state, friends same state में है, it will be treated as an interstate transaction. क्यों? क्योंकि सेक्शन नंबर 15 स्पेसिफिकली बताया गया है इस बात को. ठीक है फ्रेंड्स, ऑफ IGST एक्ट. आप यहाँ लिख दीजिएंगे IGST एक्ट. सो फ्रेंड्स, आई थिंक IGST एक्ट का अभी मैं आपने 3 सेक्शन कंप्लीट कर लिए. 7, 8, 15. आई थिंक 1 भी क्लियर हो गया है कि IGST सब पर एप्लीकेबल होगा, होल इंडिया इंक्लूडिंग JNK. वो सेक्शन नंबर 1 था, आपने पढ़ा है ऊपर. Goods imported in India, goods imported into the territory of India till they cross the custom frontier of India are supplies in course of interstate trade. आपको पता है फ्रेंड्स, इंटरस्टेट IGST लगेगा. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन की 3 बातें थी कि एक इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में, दूसरी आउटसाइड इंडिया में, और एक इस्टेब्लिशमेंट स्टेट UT में, दूसरी अनदर UT स्टेट में है, और थर्ड हमारा था कि एक इस्टेब्लिशमेंट जो वो स्टेट UT में है और दूसरा भी उसी स्टेट और UT में, देन ये डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे. ओके, और एजेंसी ब्रांच. ओके, thus any supply between any of the above establishment shall be treated as a supply between the establishment of distinct person. So further, a person carrying on a business through a branch or agency or representational office in any territory shall be treated as, हम उसको भी क्या बोलेंगे, having an establishment in their territory, हम उसको बोलेंगे distinct person. Services of short term accommodation, conferencing, banqueting etc provided to SEZ developer, SEZ unit whether to be treated as interstate. ओके सर फ्रेंड्स, इसमें कन्फ्यूजन थी लोगों को, तो उसको क्लियर किया गया है. ये एक तरह का हमारा क्वेश्चन लगाते हैं, नीचे इसका आंसर है कि जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं शॉर्ट टर्म अकोमोडेशन, यानी कि कुछ लोग आए हुए हैं और किस चीज़ के लिए आए हुए हैं, कॉन्फ्रेंस करने के लिए, मीटिंग के लिए, जनरल मीटिंग हुई है फ्रेंड्स, AGM कुछ भी हो सकता है, और वो प्रोवाइड टू SEZ डेवलपर. किसको मिल रही है, ऐसे डेवलपर के कुछ यूनिट लोग आए हुए, वेदर टू बी ट्रीटेड इंटरस्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट. आप समझ गए. एज डिस्कस अर्लियर 7 के 5 का बी में क्या बताया गया है ऑफ IGST एक्ट. सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाएंगे ना, तो 7 के 5 का 1 क्या बोलता है एक्सपोर्ट, 2 क्या बोलता है एसेट, और 3 क्या बोलता है रेजिड्यूरी. ओके फ्रेंड्स, 7 के 5 का बी याद होता रहेगा फ्रेंड्स, अगर आप एक बार गो थ्रू और करेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी. द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू SEZ डेवलपर और SEZ यूनिट shall be treated as supply of the course of interest. However, section number 12 का 3 का C of the IGST Act, the place of supply of services by way of accommodation in any immovable property for organizing any functions shall be location at which the immovable property is located. आप जब सेक्शन नंबर 12 में पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा ये चीज़. अब यहाँ पे गो थ्रू लीजिए कि क्या बोलना चाह रहा है. 12 का 3 का C बोल रहा है कि जब भी हम कोई सर्विस लेते हैं और किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंडर कुछ काम करवाते हैं, एनी फंक्शन वगैरह, सो लोकेशन क्या मानी जाएगी, जहाँ पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है. Thus, in such case,
If the location of the supplier and the place of supply in the same state you treat, it would be treated as intrastate. So हमारा 7 के 5 का बी क्या कह रहा है? 7 के 5 का बी कह रहा है कि ऑलवेज जब हम एसईजेड डेवलपर को कोई भी सर्विसेज या गुड्स देते हैं तो हमारा वो इंटरस्टेट कहलाता है। लेकिन 12 का 3 का सी क्या कह रहा है कि जब भी हम कोई फंक्शन कर इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर होगा तो हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेस मानेंगे और वहाँ पर सी और एस डिपेंड करता है या आई लगेगा। इट इज़ एन इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। अब ध्यान से पढ़िए कि कैसे कैसे इन्होंने इंटरप्रिटेशन निकाला है। लॉ में भी एक चैप्टर है आपके, दैट इन केस ऑफ एनी अपरेंट कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो बिटवीन टू प्रोविजंस, द स्पेसिफिक प्रोविजन शैल प्रिवेल ओवर द जनरल प्रोविजन। अब स्पेसिफिक क्या है यहाँ पर? आई थिंक आपको क्लियर है स्पेसिफिक क्या चीज़ है। वो जनरल प्रोविजन है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो जनरल प्रोविजन है कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी काम हम फंक्शन किया तो हमारा वो प्लेसमेंट। लेकिन 7 के 5 का भी स्पेसिफिकली बोल रहा है कि ऐसे डेवलपर को कोई भी सर्विस मिलेगा तो इंटरस्टेट है। सो इन द इंस्टेंट केस सेक्शन नंबर 7 के 5 का बी 7(5)(b) of the IGST Act is a specific provision relating to supplies of goods or services or both made to a SEZ supplier or SEZ unit, which states that such supplies shall be treated as interstate supplies. So friends आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क भी कर लीजिए। सो आपको आई थिंक 2 चीज़ें क्लियर हो गई, 7 के 5 का बी, 12 का 3 का सी। तो जिसे सेक्शन याद करना है वो अपनी पेन कॉपी लेके इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जितना आप नोट डाउन करेंगे आप बैक में जाके उस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी और चीज़ें याद होती जाएंगी। इट इज़ देयर फॉर क्लैरिफाइड दैट, लोगों को दिक्कत थी ना फ्रेंड्स, सर्कुलर इसीलिए आया था ये। आप देखिए लोगों को कितनी, मतलब 1 साल पूरा लगाइए आप, क्योंकि 1 जुलाई 17 को जीएसटी आया था, उसके 1 साल बाद लगभग, क्योंकि जून, अब जुलाई में कितना दिन बचा? 15 दिन। हम 11 महीने और 15 दिन लेके चलते हैं, मैं पूरा साल लेके चल रही हूँ। 1 साल लग गए इस चीज़ को क्लैरिफाई करने में, लोगों को दिक्कत इतनी हुई है। सो आपको क्लियर हो गया आई थिंक। ये भी इजी फ्रेंड्स, हम कवर करके चलते हैं आज इसको, आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर। अब क्या बातें आती है कि टेरिटोरियल वाटर में कोई सप्लाई करे तो क्या माना जाएगा। सो सेक्शन नंबर 7 ऑफ IGST एक्ट, डन है फ्रेंड्स। तो आप देखिए कितने कितने IGST एक्ट के हम सेक्शंस कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। सो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट वेयर, आप इसको ध्यान से पढ़िएंगे, वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर, यानी कि जो सप्लाई कर रहा है, इन इट इज़ इन द टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर पता है ना आपको, TWI फ्रेंड्स। ट्वेल्व नॉटिकल माइल ऊपर पढ़ा था हमने। इन द लोकेशन ऑफ सच सप्लाईज और वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर, या फिर प्लेस या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल वाटर में है 12 नॉटिकल माइल के अंदर अंदर, द प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? शेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। क्योंकि 12 नॉटिकल माइल फ्रेंड्स हमें नहीं पता वो कौन सा स्टेट है, यानी कि अब मैं क्या एग्जांपल ले रही हूँ, मैं दिल्ली से माल भेज रही हूँ मुंबई के TWI के आसपास, किसी को सप्लाई कर रही हूँ, मैं एक्सपोर्ट नहीं कर रही फ्रेंड्स, नोट डाउन कीजिएंगे, एक्सपोर्ट नहीं कर रही, मैं किसी को सप्लाई कर रही हूँ। कुछ भी माल हो सकता है ना, मैं उसको सप्लाई कर रही हूँ, वो उसका एस्टेब्लिशमेंट ही वहीं पर है। सो फ्रेंड्स क्या होगा इसमें, क्या माना जाएगा? मुंबई के आसपास, मुंबई के आसपास। तो फ्रेंड्स मुंबई माना जाएगा मेरा माल, मेरा क्या माना जाएगा? मुंबई। उसी बात को उन्होंने बताया है कि शेल फॉर द पर्पज ऑफ दिस शेल बी डीम्ड टू बी इन द कोस्टल स्टेट, यानी कि नियर स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द अप्रोप्रिएट बेस लाइन इज लोकेटेड। सो फ्रेंड्स अगर तो मैं मुंबई के आसपास TWI में माल भेज रही हूँ तो मेरा मुंबई कहलाएगा, पुणे के आसपास भेजूंगी तो मेरा पुणे यानी कि महाराष्ट्र ही कहलाएगा। सो फ्रेंड्स कोई भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं था, आई थिंक ये क्लियर है आपको, आई थिंक ये क्लियर है आपको, पढ़ना है पढ़ लीजिए। दिस सेक्शन डिटरमाइंस द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड और लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड और प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी कि ये तो पार्टी वहाँ पर है या फिर माल वहाँ जा रहा है, दोनों में से कोई एक सिचुएशन वहाँ फॉल कर रही है। When such location supplier and the place of supply in territorial water, before that let us understand the term territorial water. Okay, मैंने आपको पहले बता दिया फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं। TWI has not defined in the GST law, GST में लॉ में नहीं है लेकिन ये कस्टम लॉ में है फ्रेंड्स। कहाँ से उठा रहे हैं हम? कस्टम लॉ से। However, as per United Nations Convention on Law of the Sea, the term territorial sea is belt of coastal water extending almost 12 nautical miles from the baseline of a coastal state. Section 3(2) of the TW, Territorial Waters, Continental Shelf, EEZ, and other Maritime Zone Act
स्टिपुलेट्स दैट द लिमिट ऑफ द टेरिटोरियल वाटर इन द इज द बेस लाइन लगा के चलते हैं, एवरी पॉइंट ऑफ विच इज डिस्टेंस ऑफ 12 nautical माइल फ्रॉम द नियरेस्ट पॉइंट। सो फ्रेंड्स ओके, सेक्शन नंबर 9 आईजीएसटी का यही बता रहा है कि अगर आपका माल वहां जा रहा है या फिर वहां से माल जा रहा है, आपका माल जा रहा है या वहां से, यानी कि लोकेशन ऑफ सप्लाई यानी कि माल वहां से जा रहा है, या फिर प्लेस ऑफ सप्लाई यानी कि माल वहां आ रहा है। सो हम क्या मानेंगे, तो नियरेस्ट पॉइंट जो बेस लाइन है हम उसको उसी स्टेट या यूटी को मान लेंगे कि हमारा ये वाला स्टेट या यूटी में माल आ रहा है, यहाँ से माल जा रहा है, तो हम बिल उसके हिसाब से काटेंगे और आईजीएसटी सीजीएसटी डिपेंड करेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत है इतना, कुछ ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा अदरवाइज। आपको ने काफ़ी कुछ पढ़ा है। सो फ्रेंड्स, अगर हम एक गो थ्रू करते कि आज हमने क्या पढ़ा, तो आज हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी। हमने एक सेक्शन नंबर 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट पढ़ा है, सेक्शन नंबर 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट पढ़ा है, सेक्शन नंबर 9 ऑफ आईजीएसटी पढ़ा है, सेक्शन नंबर 15 ऑफ आईजीएसटी एक्ट पढ़ा है फ्रेंड्स, पढ़ा है ना। सेक्शन नंबर 1 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, सेक्शन नंबर 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। आई थिंक बहुत कुछ हो गया। और 1 ऑफ यूटीजीएसटी एक्ट भी पढ़ा हमने, पढ़ा ना फ्रेंड्स? हाँ पढ़ा है। सो फ्रेंड्स, मैं ये होप करती हूँ कि आप पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हैं। पढ़ने में इंटरेस्ट लेने का मतलब ये नहीं है कि एकदम लीन हो जाओ, कुछ समझो, समझना जरूरी है फ्रेंड्स, और नोट डाउन जरूर करते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत है इतना। थैंक यू सो मच। हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स, टिल देन बाय।